नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कश्मीर में बिजली संकट के बीच सेना की अनूठी पहल से बारामूला में एलओसी गगर हिल गांव में हुई रोशनी। सौर ऊर्जा के जरिए अब 24 घंटे 7 दिन जल रहा है रोशनी का दिया। असम राज्य की राजधानी गुवाहाटी में भोगाली मेले की धूम। राज्य की कला एवं संस्कृति को देखने आ रहे हैं बड़ी संख्या में कला प्रेमी। भगवान श्री राम की 51 मूर्ति जयपुर से आई अयोध्या। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल बना आकर्षण का केंद्र। कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों से हर कोई हुआ मंत्रमुग्ध। और आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। कश्मीर में बिजली संकट के बीच सेना की अनूठी पहल से बारामूला में एलओसी के गांव में रोशनी हुई। इस पहल की बदौलत अब सौर ऊर्जा के जरिए गगर हिल गांव के घरों में अब रोशनी का दिया 24 घंटे और 7 दिन जल रहा है। भारतीय सेना न केवल अपने नागरिकों की हिफाजत करती है, बल्कि उनके दुख सुख में भी उनके साथ खड़ी है। जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ जब कश्मीर के बारामूला इलाके में सेना और एनजीओ असीम फाउंडेशन के सहयोग से नियंत्रण रेखा के पास गग्गर हिल गांव में सौर ऊर्जा की मदद से रोशनी की व्यवस्था की गई। अब इस पहल से करीब 30 घरों में रोशनी का दिया जल सकेगा। इस दूर दराज हमारे गांव गग्गर हिल में इन्हें पहले फेज का एक ये हमारा सोलर प्रोजेक्ट से हमें इन्वर्टर से पावर दिया, जो 12 घरों को दे रखा था। उसमें 36 बल्ब वो इन्वर्टर उठा रहा है। पीर पंजाब ब्रिगेड के और 14 बटालियन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो भी हमने जर्मन गांव की डिमांड रखी उन्हें हमारे मुतालबे पूरे किए। बाकी मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि जिसने हमें ये लाइट दिया। पहले हमारे पास बच्चों के पढ़ने के लिए कोई मतलब साधन नहीं था, तो हमारे बच्चे जो हमारे बुजुर्ग है वो रात अंधेरे में चलते हैं, गिरते हैं, चोटें खाते हैं। लेकिन हम जो लोग रहते हैं, हम बॉर्डर एरिया और एलओसी पे रहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एलओसी के ऊपर रहने वाले, दूर बॉर्डर के इलाके के रहने वाले, ये इंडियन आर्मी ने हमारे को ये दिया है, ये लाइट, ये हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसकी बहुत हमारे को सहूलियत हो गई है जनाब। असीम फाउंडेशन और इंडियन आर्मी ने गग्गर हिल में 2021 में फर्स्ट फेज़ में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। उसमें होता ऐसे है कि सोलर की एनर्जी यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यूजुअली यूज़ फॉर द हाउस होल्ड्स, घरों के लिए इस्तेमाल होगी। उसमें एक अलग बात यह है कि हर घर में जो कनेक्शन जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कंट्रोल करने के लिए पावर लिमिटर नाम की एक चीज़ वहाँ पे बिठाई है। तो एक घर में आपको 50 वाट्स का कनेक्शन मिलेगा, उसमें से आप 2 बल्ब, मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हो और हर घर में वो उतना ही यूटिलाइजेशन आपको दे सकती है। रोशनी से गाँव वासियों में खुशी की लहर है और उनका कहना है कि सर्दी के इन कठिन दिनों में बिजली की व्यवस्था वरदान साबित हो रही है। अब गाँव वासी घर में अपने नित्य कार्यों को आसानी से कर पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिना प्रदूषण और कम दामों में सुदूर इलाके में बिजली घरों तक पहुँचाने में सेना और एनजीओ के इस कार्य की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। इस व्यवस्था से गग्गर हिल गांव में स्थानीय निवासियों को 24 घंटे 7 दिन बिना किसी बाधा की बिजली की आपूर्ति हो रही है। गग्गर हिल गांव अब स्थायी सौर ऊर्जा के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो अपने निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य को रोशन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने किस तरीके से अब यहाँ भी जो रोशनी है वो पहुँच रही है और इसमें भी सेना का जो अहम योगदान है वो हमें नज़र आया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम की, जहाँ राज्य की राजधानी गुवाहाटी में भोगाली मेला चल रहा है। इस मेले को हर साल एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। भोगाली मेले में असम के कलाकारों और कारीगरों को अपनी कला और मेहनत का प्रदर्शन और अन्य लोगों तक पहुँचाने का एक मौका मिलता है। असम के गुवाहाटी का NEDFI हाट उत्साह से भरे भोगाली मेले का गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। ये मेला असम की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस मेले में आपको असम की परंपराओं का हर रंग दिखेगा। यहाँ देखने और खरीदने के नाते भी आपको काफी सामान मिलेगा। भोगाली मेला असम के कारीगरों और कलाकारों के लिए खास अवसर है, जो स्वादिष्ट पकवानों के साथ साथ विविध पारंपरिक शिल्प कला और लोक कथाओं की प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतिभागियों को क्षेत्र की प्राचीन विरासत से जोड़ता है। ये बेहतरीन उत्सव मूल निवासियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है, जो अक्सर जीवंत उत्सवों का आनंद लेने के लिए तैयार रहते हैं। मुएस्ट्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसे भोगाली बिहू कहा जाता है, असमिया के रीत रिवाजों और प्रथाओं की समृद्धि को उजागर करने के लिए बनाया गया है। कारीगरों और शिल्पकारों के हाथ से बुने हुए कपड़ों से लेकर नाजुक ढंग से डिजाइन किए गए शिल्प तक उनकी विशेषज्ञता हर वस्तु में दिखाई दे रही है। जो प्रीव्यू कॉन्सेप्ट है हम लोग का, ये कॉन्सेप्ट हम लोग का आया था, जैसे हम लोग पहले स्टार्ट किया था प्रीव्यू बोल के एक हैंडलूम प्रमोशन के ऊपर हम लोगों ने इवेंट किया था। तो उसके बाद जैसे एक लोगों का जो हम लोग के प्रति आकर्षक है, हम लोग जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हैंडलूम प्रमोशन के ऊपर, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, नॉट ओनली हैंडलूम, और जो आर्टिजन हैं, लोकल आर्टिजन, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है, वही ट्राई कर रहे हैं हम लोग। ये सालाना उत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ये मेला 5 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ के स्थानीय कलाकारों के लिए ये मेला एक मौका प्रदान करता है, उनकी मेहनत और लगन को बढ़ावा देने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो इस मेले के जरिए अनेकों अवसर जो हैं वो लोगों को मिलते हैं, ना सिर्फ अपनी कला, अपनी मेहनत को विश्व भर में दिखाने के लिए भी, बल्कि कैसे जो और लोग हैं जो कला प्रेमी हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब खबर हटकर में आपके लिए हम लाए हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर कार्निवल की कुछ झलकियाँ, जहाँ कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मनाली में विंटर कार्निवल 2 से 6 जनवरी तक चलेगा। कार्निवल में बड़ी संख्या में कलाकारों के साथ साथ पर्यटक भी पहुँच रहे हैं। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती आई है। कुछ खबरें देखते हैं। बात करते हैं वाराणसी की। जी हाँ, जहाँ पे जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने ना सिर्फ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बल्कि यहाँ पर नृत्य संगीत का भी आयोजन किया गया था और इन बच्चों ने इस कार्यक्रम को भी विशिष्ट और ख़ास बना दिया। कैसे बनाया, आइए देखते हैं। यह मौका है विशिष्ट बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। इसका आयोजन हर साल डायसिस ऑफ वाराणसी सोसाइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट कराती है। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए सारे आयोजन होते हैं। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। हमको ये सहायता बच्चों को पढ़ाने के लिए मिला है। हम ये बहाने से मेरा हौसला बढ़ा, हम अपने लड़की को और बढ़ाएं, जितना हो सके उतना हम इसके बारे में करें। ये नहीं कि मेरी लड़की नहीं बोलती, पर इसी से कम भी नहीं है। मेरा बच्चा जब 2.5 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा जो है नहीं सुन सकता है, न बोल सकता है,
और ये जो मुझे स्कॉलरशिप यहाँ से मिला है, इसका श्रेय मुझे जो है कि बच्चे के स्कूल जो जिस स्कूल में पढ़ता है उनके जो है प्रिंसिपल विभा मैम को ही श्रेय जाता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे के लिए ये बात सोचे। इस कार्यक्रम में वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में चलने वाले कई स्कूलों के दिव्यांग बच्चे भाग लेते हैं, जिनके उत्साहवर्धन के लिए भारी संख्या में परिवारजन और लोग मौजूद रहते हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार और स्कॉलरशिप मुख्य अतिथि बिशप ने दिया। बीते 40 साल के परंपरा को कायम रखते हुए क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए डाइसा वाराणसी ये मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद का कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका उद्देश्य मात्र यही है, ईसा के शिक्षा के अनुसार, प्रभु यीशु के शिक्षा के अनुसार समाज के जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं उनसे संपर्क रखें। इसमें तरह तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़, रिले रेस, मेंढक दौड़ और कई तरह के खेल शामिल रहे, जिनमें विशिष्ट जनों ने भाग लिया और पुरस्कार भी जीते। फर्स्ट जो हमारा है किशन, अपना नाम बताओ। KISHAN किशन, दौड़ने में दौड़े हो, फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड जो है, सेकंड साहिल है, वो 100 मीटर रेस में सेकंड आया है और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। थर्ड पोजीशन 100 मीटर रेस में गौरव है, वो थर्ड आया है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के आयोजन से विशिष्ट बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर तो मिलता ही है, इस तरह की स्कॉलरशिप पाकर वो अपनी पढ़ाई आगे निरंतर जारी रख सकते हैं। इसलिए डायसिस ऑफ वाराणसी सोसाइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट का यह प्रयास निश्चित ही इन विशेष बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम तो कर ही रहा है और इनके जीवन को भी संवार रहा है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। राष्ट्र निर्माण में विगत 100 वर्षों से निष्ठापूर्ण सेवा कार्य में लगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के क्रियाकलापों, उसकी व्यापकता एवं दूरगामी प्रभावों का बहुत विस्तार से विश्लेषण करती युवा लेखक आयुष्मान की पुस्तक द RSS 100 Years of Services Education एंड नेशन बिल्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लेखक ने पुस्तक में RSS के कार्यों के विषय में विस्तार से जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इस किताब का विमोचन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा महान संगठन जो देश की आजादी से पहले देश सेवा में लगा है। जी हां, अगर आप इस संगठन के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पढ़िए आयुष्मान सिंह की किताब द RSS। काशी के इस युवा ने अपने साथी के साथ मिलकर RSS पर एक किताब लिखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आपको इस किताब के माध्यम से काफी विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। साथ ही पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के समर्पण और राष्ट्र निर्माण को वर्णित किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन एक समारोह में किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और RSS के काशी प्रांत के प्रचारक रमेश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने इस किताब को उपयोगी बताते हुए कहा कि इसका रूपांतरण हिंदी में भी होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इतना व्यापक इसका कार्यक्षेत्र है, हम सभी जानते हैं। तो उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2025 में 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए हमने एक किताब लिखी है। मैंने और मेरे एक मित्र हैं, जयपुर में अधिवक्ता हैं, वो चिन्मय सक्सेना, हम दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है। उन्होंने सरल अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में उसका संस्करण भी आने का उन्होंने भरोसा दिया है। तो ये अपने आप में संघ को 10 अध्यायों में जो श्री आयुष्मान सिंह जी ने और सक्सेना जी ने परिभाषित किया। संघ एक बहुत विस्तृत फलक का संगठन है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि संघ का हर वैशिष्ट्य इसमें आ जाए और उल्लेखनीय है, बहुत ही बेहतर पुस्तक लिखी हुई है। किसी युवा लेखक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में किताब लिखना यह दर्शाता है कि संगठन के काम को लेकर देश के युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल यह किताब अंग्रेजी में है, लेकिन जल्द ही इसे हिंदी में भी अनुवादित किया जाएगा। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी।
तो जाना आपने कैसे जो हमारे देश के युवा हैं वो आरएसएस जैसे संगठनों से आज के समय में किस तरीके से प्रेरित हो रहे हैं और जहां चाहा वहां राह को भी सार्थक कर रहे हैं। फिलहाल खबर हटकर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खबर हटकर में। अब आइए बात करते हैं परंपरा और विरासत की। भगवान श्री राम की 51 इंच की मूर्ति जयपुर से अयोध्या आ गई है। रामलला की सुंदर मूर्ति को जयपुर में बनाया गया है, जिसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सजावट के साथ साथ यहाँ सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में गजब का उत्साह है। तो एक नई ऊर्जा और उत्साह जो है इन दिनों अयोध्या में फिलहाल नजर आ रहा है। अयोध्या के आसपास में कई ऐसे पौराणिक स्थल मौजूद हैं जहां अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय सामने आते आते वो सुर्खियों में आ रहे हैं। एक ऐसा ही स्थल है प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ जी की समाधि का। पूरा बाजार इलाके में मौजूद दशरथ जी की समाधि पर पर्यटक जाकर दर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसी जगहें हैं विश्व के मैप पर और देशवासियों के सामने आ रही हैं। हम इस वक्त दशरथ जी की समाधि स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। हमारे साथ इस स्थल के जो महाराज जी हैं वो मौजूद हैं। महाराज जी, इसकी क्या कुछ इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। जय सिया राम। यह वह स्थल है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दाह संस्कार करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार करना था कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत, राम और लक्ष्मण जी वनवासी चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी ननिहाल में थे। वहाँ से आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, जो विल्लोहरी घाट के नाम से पहले से घोषित था, तो यहाँ पे आने के बाद महाराज जी को दाह संस्कार करने के लिए हमारे सनातन धर्म में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज जी का दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। अब एक खूंटा ऐसा था जहाँ किसी का पहले दाह संस्कार हो चुका था। इस पर भरत जी ने अपना बायां हाथ लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पे दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद हमारे सनातन धर्म में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे अगर आज छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। ठीक है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं और ये इतिहास में इस तरह के जो स्थल हैं हमने ज़्यादा सुने नहीं हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि अयोध्या के कारण से ये स्थल इतिहास में आ रहे हैं। इतिहास की जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ, हमने भी जो है अभी तक तो है अयोध्या में वैसे 3-4 बार आना हुआ है। पता लगा कि हमको भी क्षेत्र में हमारे और भी स्थान हैंगे, तो पता लगा कि भाई दशरथ समाधि है जहाँ पे दशरथ जी को दाह संस्कार किया गया था। तो उसी विषय पे हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम अभी दशरथ जी की पवित्र स्थली समाधि स्थल पर खड़े हैं। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, आप क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? नहीं, यहाँ आके भी हमें बहुत अच्छा लगा है। ये हमने देखा है, हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में। हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे समाधि है भगत जी की थी। मतलब यहाँ के हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमको बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो स्थल जो अयोध्या से कुछ, जो राम मंदिर है वहाँ से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रामायण से जुड़े हुए हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो वो अब एक बार फिर अब मुख्य भूमि बनकर सामने आ रहे हैं।
मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं खबर हटकर और आइए बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 के कक्षीय प्लेटफॉर्म AM3 पर 100W श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका उद्देश्य दक्षता के साथ मिशनों को शक्ति प्रदान करना है। ये ईंधन सेल भविष्य में स्पेस हैबिटेट में बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। और आइए बात करते हैं 7 समंदर पार दुनिया की। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय बतौर महारानी अंतिम बार शाही बग्घी में सवार होकर कोपेनहेगन के दौरे पर निकली। इस दौरान डेनमार्क की जनता ने अपनी महारानी का पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया। 83 वर्षीय मार्गरेट द्वितीय इस महीने की 14 तारीख को अपने बेटे को राजपाट सौंप देंगी। दिलचस्प बात यह है कि वो स्वयं 1972 में 14 जनवरी को ही महारानी बनी थी। कोपेनहेगन की बर्फ से ढकी सड़कों पर शाही बग्घी का यह काफिला बहुत खास है। मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की महारानी के तौर पर अंतिम बार राजधानी की सड़कों पर निकली हैं। 83 वर्षीय महारानी जिस बग्घी पर सवार हैं, उस पर सोने के पतरे जड़े हैं। शाही घुड़सवार दस्ता 50 वर्ष से अधिक तक राज करने वाली अपनी महारानी के सम्मान में आगे पीछे कतार बनाकर चल रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महारानी मार्गरेट सेकंड ने सत्ता अपने बेटे को सौंपने की घोषणा की थी। इस तरह मौजूदा समय में दुनिया की एकमात्र महारानी का आधी शताब्दी से अधिक समय से चला आ रहा राज पूरा हुआ। उनके बेटे फ्रेडरिक अगले सप्ताह शाही तख्त संभाल लेंगे। मार्गरेट सेकंड के कोपेनहेगन की सड़कों पर बतौर महारानी अंतिम दौरे को देखने के लिए काफी लोग जमा हुए। लोग अपनी महारानी के लिए भावुक दिखाई दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि नए साल के संबोधन में महारानी ने राजपाट त्यागने का ऐलान किया। हो सकता है औरों को ऐसी आशा होगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं थोड़ा उदास हुई क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। वे एक स्थिर शख्सियत रही हैं। वे हम सभी के लिए एक तरह की बड़ी माँ रही हैं। वे चतुर और प्रेरणादायक रही हैं। 16 अप्रैल 1940 को जन्मी मार्गरेट सेकंड डेनमार्क के सम्राट फ्रेडरिक नौवें और महारानी इंग्रिड की सबसे बड़ी संतान हैं। उन्हें 1953 में उस समय अपने पिता के शाही ताज का वारिस माना जाने लगा, जब संविधान संशोधन करके महिलाओं को भी ताज का वारिस बनाने की अनुमति मिली। अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 जनवरी 1972 को उन्होंने डेनमार्क की महारानी का पदभार संभाला। अब 2024 में इसी तारीख को वो अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंपने जा रही हैं। मार्गरेट सेकंड को अपने सत्ताकाल में जनता का व्यापक समर्थन मिलता रहा है। लोग उनको अलग अलग वजहों से पसंद करते रहे। वो रचनात्मक हैं और नए साल की पूर्व संध्या पर सदैव की तरह हमारे साथ होती रही हैं। वो नए साल की शुरुआत में हमारे साथ ही होती हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही रही हैं। मार्गरेट सेकंड का शाही ताज संभालने पर युवराज फ्रेडरिक किंग फ्रेडरिक 10th कहलाएंगे। 55 वर्षीय फ्रेडरिक महारानी के 2 बेटों में बड़े हैं। 2004 में उनकी शादी एक ऑस्ट्रेलियाई मैरी एलिजाबेथ डोनाल्डसन से हुई। इस जोड़े के 4 बच्चे भी हैं।
डेनमार्क में औपचारिक रूप से सत्ता की शक्तियां निर्वाचित संसद और उसके तहत गठित सरकार के पास होती हैं। यहाँ शाही शासक को राजनीति से ऊपर माना जाता है। शाही शासक परंपराओं आदि को निभाने के लिए ही सामने आते हैं, जिनमें राष्ट्रीय दिवस समारोह का हिस्सा बनना और दूसरे देशों का दौरा करना भी शामिल है। तो देखिए आपने तमाम खबरें जो कि वाकई लीक से हटकर हैं और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी हैं। फिलहाल आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। खबर हटकर की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।